नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के जीएस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित उत्तर हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा कृषि गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है तथा भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। यह स्थल महाराष्ट्र के पुणे से 89 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यह स्थल 1800 से 1200 ईसा पूर्व पुराना है। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। इसके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो एवं चंदहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान की सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य प्रमुख केंद्र हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु की उप सहायक नदी रावी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भीलडाड़ा। इसके बारे में जान लेते हैं। भीलडाड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है तथा वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। अगला प्रश्न देखते हैं। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का कौन सा रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाली रूप है। धम्म जो है धर्म का पाली रूप है। इसके बारे में जान लेते हैं। धम्म संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का पाली रूप है। धर्म या धम्म का शाब्दिक अर्थ धारण करने योग्य अर्थात कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण व सद्गुणों को अपनाना ही धर्म या धम्म कहलाता है। धर्म के बिना समाज निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धर्म के दो प्रधान तत्व माने गए हैं, प्रज्ञा व करुणा। प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि, जबकि करुणा से तात्पर्य दया, मैत्री व प्रेम से है। अगला प्रश्न है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह। इसके बारे में जान लेते हैं। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ तथा द्रौपदी रथ प्रमुख थे। इनमें से धर्मराज रथ सबसे बड़ा तथा द्रौपदी रथ मंदिरों में सबसे छोटा था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तराइन की लड़ाई। इसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध 1191 व 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के करनाल व थानेश्वर क्षेत्र के बीच स्थित है। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया, परंतु 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तथा उसकी राजधानी अजमेर पर अधिकार कर लिया। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक है। इसने भारतीय भूमि पर मुस्लिम सत्ता स्थापित होने का मार्ग भी प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो इसको दरगाह कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। यह एक सूफी इस्लामी पवित्र स्थान है जिसे किसी प्रतिष्ठित सूफी संत, पीर, वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दरगाह की यात्रा करते हैं। इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें व विश्राम गृह भी बने होते हैं, जिन्हें
खानकाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इसके बारे में जान लेते हैं। मध्यकाल में भारत में स्थापित राजवंशों का सही कालक्रम है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था और इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जो 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक, इसका संस्थापक खिज्र खां था। वह तैमूर लंग का सेनापति था। उसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आए लोदी, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक थे और उसका संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1951 को बहलोल शाह गारजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1568। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल शासक अकबर द्वारा सिसोदियों, जो कि सिसोदिया राजवंश था, उसकी राजधानी चित्तौड़ पर 1568 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया था। यह अकबर द्वारा मेवाड़ राज्य पर किया गया प्रथम सैनिक अभियान था। उस समय चित्तौड़ दुर्ग का शासक राणा उदय सिंह था। इस अभियान में मुगल सेनानायक टोडरमल, भगवान दास तथा स्वयं अकबर था, जबकि मेवाड़ सेनानायक जयमल व पत्ता थे। सिसोदिया वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। इस राजवंश का संस्थापक राणा हमीर को माना जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। इसके बारे में देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा 1656 ईस्वी में कराया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थरों व संगमरमर से बनी हुई है। इस मस्जिद को बनाने में 6 वर्षों का समय लगा था। यह मस्जिद दिल्ली के लाल किले से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल। इसके बारे में जान लेते हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में मुगल शासक अकबर के दरबार व उसके प्रशासन के विषय में चर्चा की गई है। यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा भाग है। इस पुस्तक में भगवान राम के जन्म का समय भी उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1799 ईस्वी के तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध या श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हराया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलिंगटन ने किया था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। वह 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था तथा नैकोबीन क्लब की भी स्थापना की थी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी?
तो यह लागू की गई थी दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के दक्षिण भारत प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। यह प्रणाली सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल में लागू की गई थी। इसका जन्मदाता थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार किसानों से प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित राशि उपज का 33 से 35% तक प्राप्त करती थी। इस व्यवस्था में किसान भूमि का स्वामी न होकर राज्य भूमि का स्वामित्व रखता था तथा भू राजस्व में वृद्धि कर सकता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र शामिल था। अगला प्रश्न है, हड़प नीति किसने दिया था? तो यह दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय राज्य सतारा, जेतपुर व संभलपुर, बाघाट, झांसी तथा नागपुर आदि थे। वर्ष 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसके अतिरिक्त लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में रेल सेवा, डाक टिकट का प्रचलन एवं टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 के ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी ए.ओ. ह्यूम एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से की गई थी। प्रारंभ में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में दादा भाई नौरोजी द्वारा इस संस्था का नाम कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था।